हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर और एमएड के लिए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई एक ऐसी गारंटी है जिसने भारतीय नागरिकों के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है या बदल के रख दिया है, क्योंकि इन अधिकारों का की सरकार न तो हनन कर सकती और न ही इन अधिकारों को समाप्त कर सकती। ये अधिकार भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। वर्तमान सिनेरियो में यदि आप देखें, जो हमारे यहाँ मई 2024 का चुनाव है, एक महत्वपूर्ण विषय भी चर्चा में है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कि संविधान रहेगा या न रहेगा। संविधान में दिए गए ये अधिकार रहेंगे या न रहेंगे। सत्ता पक्ष आजीवन रहने की कस्में देता है, जबकि विपक्ष कहता है कि ये संविधान समाप्त हो जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा कि ये संविधान बचेगा या ये संविधान रहेगा? ये अधिकार नागरिकों को मिलते रहेंगे या इन अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लग जाएगा? पिछले 10 साल के सरकार के कार्यकाल को देखते हुए बहुत से जो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या दूसरे अन्य व्यक्ति हैं या आर्थिक एनालिसिस हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको एक समूह को लगता है कि भारत से लोकतंत्र समाप्त होता जा रहा है और जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, जो मौलिक कर्तव्य नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए थे, उन पर कैंची चलाई जा रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों को सरकार के द्वारा किन्हीं चार्जों में जेल के अंदर डालना, जिससे आम व्यक्ति के अंदर शंका भी उत्पन्न हुई है। तो वो तो लोगों ने अपने वोट के माध्यम से डिसाइड करना है कि ये बचेंगे या रहेंगे, वो लोग स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। जो सरकार के पक्ष में करेंगे वो इसके पक्ष में रहेंगे और जो विपक्ष में करेंगे उनको लगता रहेगा कि उनके अधिकारों का हनन होने लग रहा है। अब हम अपने बीएड की दृष्टि से देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये अधिकार नागरिकों को एक गारंटी के रूप में दिए गए हैं। भारतीय संविधान ने मूल रूप से भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार का रूप प्रदान कर दिया गया। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। और शिक्षा प्रत्येक बच्चे की जो प्रथम बुनियादी आवश्यकता है, उसके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? एजुकेशन, क्योंकि इसी एजुकेशन के ऊपर उस बच्चे का भविष्य निर्भर करता है और जब बच्चा शिक्षित होगा तो वो बच्चा देश के अपना करियर का निर्माण करके देश के विकास में भी योगदान देगा। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के मौलिक एवं नैतिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निश्चित करते हैं और राज्य की मनमानी पर प्रतिबंध लगाते हैं। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति राज्य के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकता है। यानी कि जब किसी भी भारतीय नागरिकों को ये लगे कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह उनके बचाव के लिए राज्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की मदद ले सकता है। मौलिक अधिकारों की परिभाषा हम एक ही परिभाषा यहाँ करेंगे। कृष्णन के शब्दों में नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो महत्वपूर्ण सुविधाएं एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है।
भारत के संविधान में शिक्षा से रिलेटेड जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। आर्टिकल 14 संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसके अनुसार कानून के आधार पर सभी नागरिक समान होंगे। इसमें जो मेन प्रावधान किए गए हैं वह कानून के समकक्ष समानता। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद कानून की नज़र में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, उसको के ऊपर जो कानून की धारा होगी किसी अपराध के लिए समान होगी। कानून का सम्मान संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए जो कानूनी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो सब उनको सम्मान होंगी। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 15 इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया और यह समाज में जो प्राचीन काल से चली आ रही बुराइयों को समाप्त करता है। नियम 1 क्या कहता है? इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप देखते हैं भारतीय चुनाव में जो धर्म पर आधारित है, जहां मुद्दे धर्म पर आधारित है, और हमारे यहाँ तो आप लोग देखोगे कि जगह जगह आपको मंदिर, मस्जिद या दूसरी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद नियम 2 क्या कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से मनाही नहीं की जा सकती। आज भी ग्रामीण परिवेश में जाति के नाम पर बहुत से लोगों को मंदिर या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक दिया जाता है, तो यह अधिनियम उनकी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। नियम 3 भारत में सभी नागरिक समान हैं, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिला और बच्चों को इस नियम में अपवाद के रूप में देखा जाएगा और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी कानून बना सकती है। नियम 4 इस धारा के अंतर्गत सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 16 अब इसमें अवसर की समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। और भेदभाव की समाप्ति, यह सभी प्रकार के भेदभाव यानी कि जो जाति धर्म आधार पर हैं उनको समाप्त करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करता है और उन शैक्षणिक संस्थानों का विकास करने के लिए अनुदान की व्यवस्था करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में क्या आएगा? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान रिटन में है और यह जो 51A है यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भारतीय संविधान में कार्य करता है और प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन की सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। पहले 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे, लेकिन 2002 में 11वां शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो 11 जो कर्तव्य हमारे मौलिक हैं वो क्या हैं? भारतीय संविधान का पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम उत्तरदायित्व है कि भारतीय संविधान में का पालन करना, अर्थात हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का मान सम्मान करना। उसके बाद राष्ट्रीय संघर्ष का सम्मान। हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो एक व्यक्ति की देन नहीं है, असंख्य व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जिनके बारे में बहुत से व्यक्तियों का हमने नाम सुना है, लेकिन लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में आज भी हम नहीं जानते, उनको के बुक में स्थान नहीं दिया जा सका। लेकिन उन व्यक्तियों के अमूल्य योगदान की वजह से आज हम जो स्वतंत्र पूर्वक लाइफ जी रहे हैं, तो उनके संघर्ष का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य
बनता है राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय सेवा, युद्ध या दूसरे आपातकाल में प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व या फर्ज बनता है कि वह देश के लिए राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहे। वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किसी भी रूप से वो सेवा हो सकती है। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति है जिसे संसार के दूसरे देश भी अपना रहे हैं, लेकिन पश्चिम संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ता जा रहा है, जिसने भारतीय महिलाओं के परिवेश या जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। कपड़े शॉर्ट होते जाने लग रहे हैं, जिसका समाज के ऊपर या युवा वर्ग के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव उनके जीवन के ऊपर पड़ने लग रहा है। तो हमें अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करनी है और अपनी संस्कृति के आधार पर ही प्रत्येक अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सांस्कृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, नेचर के साथ खिलवाड़, इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है। और समय समय के ऊपर जो प्राकृतिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं वो किस कारण से हैं? वो मानव की विकास की भूख के कारण है, मानव की पैसे की भूख के कारण है। अभी आप लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार ने असदेव के जंगल को कटने का ऑर्डर दे दिया और वहां से लाखों वृक्ष काट दिए गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में सड़क के नाम पर लाखों वृक्ष काट दिए गए जबकि नए लगाए नहीं जाते। ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि विकास जो शब्द है, इस विकास के जो लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए हमें अपना जो नेचर है उस नेचर से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, भारत में ये प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे। लेकिन जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे सरकार के अगेंस्ट हो, उसमें सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सरकारी संपत्ति, सरकारी बसों को आग लगाता है, जबकि वो सरकारी बस, वो सार्वजनिक संपत्ति है किसकी? वो किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के मंत्रियों या दूसरे लीडरों की नहीं है। वो प्रत्येक भारतीय नागरिकों की है, यानी कि 140 करोड़ लोगों की वो सार्वजनिक संपत्ति है। तो उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य। सरकार का विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार में हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या हिंसा का सहारा नहीं दे सकते। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर हम सरकार की नीतियों की आलोचना और विरोध कर सकते हैं। वैज्ञानिक स्वभाव और सर्वश्रेष्ठता को महत्व, और लास्ट है शिक्षा का अवसर। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 प्रत्येक स्कूल एवं बच्चों के माता पिता को यह निश्चित करता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षित करें और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ उठाकर अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की अवसर प्रदान करें।